ठीक है, तो देखो यार थर्मोडायनेमिक्स का हमने पढ़ा था, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है वैसे कोई बता सकता है? यस नेहा, थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली में होता क्या है? क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स? किसके बारे में स्टडी होती है? हीट के बारे में। हाँ, थर्मो का मतलब हीट, डायनेमिक्स का मतलब मोशन, तो हीट जो हमारे पास हीट का मोशन होता है उसके बारे में हमें बेसिकली करना होता है, राइट? देखो मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, तुम्हें पता है ऊपर जितने भी पार्टिकल है उन सबका प्रेशर इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर पड़ रहा है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर कोई लिक्विड भरा हुआ है तो चाहे तुम इसको टेढ़ा कर दो तब भी प्रेशर लग रहा है ऊपर से नीचे, चाहे तुम इसको सीधा कर दो तब भी प्रेशर लग रहा है, और चाहे तुम इसको ऐसे कर दो तब भी इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, राइट? हर एक कंडीशन पे इस पे प्रेशर लगेगा नहीं लगेगा, चाहे टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी करो। मान लो अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो अगर तुम इसकी शेप चेंज कर दोगे, मान लो एक लड़के ने टेस्ट ट्यूब को जगह पे क्या ले लिया, कॉनिकल फ्लास्क ले लिया। देखा है केमिस्ट्री लैब में कॉनिकल फ्लास्क? देखा तो होगा शायद। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास मान लो एक कॉनिकल फ्लास्क है इस तरीके से, तो अगर वही लिक्विड यहाँ रख दिया तो क्या प्रेशर जो ऊपर से लग रहा है वो चेंज हो जाएगा क्या? क्या प्रेशर चेंज हो जाएगा? अरे भाई जब यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर लग रहा होगा तो यहाँ पर भी तो 1 एटमॉस्फेयर लग रहा होगा। शेप चेंज होने से कोई प्रेशर थोड़ी चेंज हो जाता है, ठीक है ना भाई? लिक्विड की जो पार्टिकल का ऊपर से लग रहा है उतना ही तो लगेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तुम सब लोग अपने अपने अलग अलग घर पे बैठे हुए हो, कोई मोटा है कोई पतला है कोई अच्छा है कोई ठीक ठाक है कैसा भी है, तो सबके ऊपर उतना ही तो प्रेशर लग रहा है। पर्टिकुलर ऐसा थोड़ी किसी को ज्यादा लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, राइट? तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसी चीज को अब देखो इसी तरीके ना हमारे पास क्या आता है कि इंथैल्पी आती है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, इंथैल्पी की अगर मैं बात करता हूँ, एंथैल्पी को हम बोलते हैं एच। एक रिएक्शन है, पहले कुछ रिएक्टेंट आप कुछ प्रोडक्ट बन गया है, तो मुझे बताओ उसकी एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं नहीं आते हैं? उसकी एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते होंगे ना, ऑफ कोर्स आते हैं। तो जब उसकी एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है तो उसी को तो हम डेल्टा एच बोलते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। ये मैंने तुम्हें 3rd चैप्टर में भी पढ़ाया था। एक रिएक्शन अगर हो गया है, जैसे मैं तुम्हें बताता अगर डेल्टा एच है, मान लो कि तुम्हारी अगर कोई रिएक्शन हो गई, अगर डेल्टा एच तुम्हारा नेगेटिव होता है तो इसका मतलब हीट बाहर निकल के आई है, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मेरी, राइट? और अगर ये पॉजिटिव आता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये डेल्टा एच ही, डेल्टा एच का मतलब क्या है? कैन आई से इट इज आई मीन enthalpy change, enthalpy change for a chemical reaction, yes or no everybody? अरे बोलो। ठीक है, एक चीज का तुम लोगों को ध्यान रखना है, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर तुम्हारे पास ग्राफ दे रखा होता है पीवी का, मान लो एक ग्राफ तुम्हें दे रखा है ऐसे, ठीक है, मान लो यहाँ पे पी है और यहाँ पे वी है, तो अगर पीवी का ग्राफ है, मान लो अगर तुम्हें वर्क डन निकालना है तो क्या क्या रिलेशन बताया था मैंने पीवी निकालने के लिए? क्या रिलेशन बताया था? अगर तुम्हें पी और वी का ग्राफ दे रखा है और तुम्हें वर्क डन निकालना है तो फिर हमें क्या निकालना पड़ता है? क्या फॉर्मूला बनता है वर्क डन का? वेरी गुड, भूल गए। W is एनआरटी equal to लॉग वी कुछ बनता है ना? अरे वो तो रिवर्सिबल के लिए था, वैसे नॉर्मली क्या बनता W है? is equal to minus summation of P into W इज delta. इक्वल टू पीवी, बस। ठीक है, वो तो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग हो जाएगा, बार होगा तो फिर समेशन कर दोगे, लेकिन एक्चुअली में तो पीवी होता है ना। अरे ये पी, मान लो इसकी वैल्यू पी ये रही और इसका वी ये रहा, तो ये जो निकालोगे इसका एरिया ये पीवी तो आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर ये रेक्टेंगल है या कैसा भी है पीवी, तो वर्क डन हमेशा क्या होता है, एक पिस्टन है, तुमने प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम कम हो गया, और वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया, तभी तो ऊपर गया जाएगा। तो इसका मतलब सब कुछ किस पे डिपेंड करता है हमारे पास, आई मीन वर्क डन जो होता है वो पीवी होता है। एक चीज का ध्यान रखना, एक हमारा पास फॉर्मूला है, ऑल्दो डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, डेल्टा एच जो होता है ना वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन होता है। डेल्टा एच, हीट कितनी निकलेगी? तो हीट उतनी निकलेगी, पहले तो वो उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और फिर वो वर्क डन करता है, उसके बाद जितना भी होगा फिर मेरे पास एक्स्ट्रा हीट निकलेगी। तो अभी समझने के लिए तुम्हें बस ऐसे करना है कि एच का फॉर्मूला क्या होता है, यू प्लस का डब्ल्यू। तो ये क्या है मेरे पास, एंथैल्पी इज अ थर्मोडायनेमिकली स्टेट फंक्शन, जो कि किस चीज को चेक करता है कि कितना हीट के अंदर चेंजेस आया है किसी कांस्टेंट प्रेशर पे। सारे बच्चे लिखे एक बार, एंथैल्पी हेडिंग डाले, एंथैल्पी। एंथैल्पी इज अ थर्मोडायनेमिकली स्टेट फंक्शन। थर्मोडायनेमिकल स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है या फिर सब पे डिपेंड कर रहा है? Initial और final. तो जो H होता है इंथैल्पी होता है, ये सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है पहले कंडीशन क्या थी और अब कंडीशन क्या है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो सारे बच्चे लिखें, इंथैल्पी इज अ थर्मोडायनेमिकल स्टेट फंक्शन यूज्ड टू स्टडी द हीट चेंजेस, यूज्ड टू स्टडी द हीट चेंजेस फॉर सर थोड़ा सा रिएक्शन। धीरे बोल दीजिए सर। सॉरी मैं एक्साइटेड हो गया था थोड़ा सा। हाँ सर, मैच मैच में हो जाता होगा सर। ठीक सर है, मैं आगे एक बार मैच दोबारा से वैच नहीं बोल। देखता मैं। यस,
एंथैल्पी इज अ थर्मोडायनेमिकली आप स्टेट। रहने दो, आपकी स्टोरी से पता चलता है कि कौन वो सा किसका मैच है, मेरा ठीक व्हाट्सएप है। मैंने अपने सेक्रेटरी को दे रखा है। सर सर मैं कल ये कह रहा सीएसके था, हारी आपने सर मैं ये सारे। कह रहा था सर, आपको हरियाली से इतना प्यार है, 10 बीघे खेत ले लेते, घर की जरूरत नहीं। सर कल हाँ सीएसके हारी आपने सारे स्टेटस ही डिलीट कर दिए कि राजस्थान ने अच्छा खेला पर सपोर्टिंग सीएसके। ठीक है चलो लिखो लिखो, ये सेक्रेटरी है, पता नहीं बहुत बदतमीज है मेरे सेक्रेटरी। ठीक है चलो लिखो, इंथैल्पी इज अ सही थर्मोडायनेमिकल है सर, स्टेट हम अपने आप को फंक्शन। कुछ भी कह देते हो। ठीक है चुप हो जाओ तुम, कार्तिक। इंथैल्पी इज अ थर्मोडायनेमिकल स्टेट फंक्शन यूज्ड टू स्टडी द हीट चेंजेस, used to study the heat changes for reaction occurring at constant pressure, occurring at constant pressure। देखो तुम सर एक लोग बार स्टडी से तुम बोल लोग दीजिए। 11th क्लास में आ चुके हो, ठीक है। और 11th क्लास में मैं पहले कह रहा हूँ 10, अगर यूपी की बात करूँ ना, यूपी बोर्ड की, तो 10 तक स्कूलिंग खत्म हो जाती है। 11th वाले बच्चों को कॉलेज में काउंट किया जाता है। कॉलेज में इंटर स्कूलों के नाम है इंटर कॉलेज, तो कॉलेज वाले बच्चे माना जाता है। सर जैसे तारक मेहता में था, हाँ मान लो तारक मेहता में था, ठीक है। गांधी इंटरनेशनल हाँ कॉलेज कौन सा? सर तो लास्ट की लाइन हाँ हाँ, रिपीट कर। लास्ट के लिए मैंने क्या बोली थी, स्टडी द हीट चेंजेस फॉर रिएक्शन अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये जो हीट होता है हमेशा U प्लस का W होता है, ठीक है। सारे बच्चे याद रखेंगे, हीट का मतलब है ये जो एंथैल्पी H, U प्लस का W। अब मुझे एक बात बताना प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे वही वर्क डन हमेशा किसके बराबर होता है, अगर P और V दे रखा हो तो तुम बताओ स्नेहा, अगर P और V दे रखा है तुम्हें और W पूछा जा रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? सर पीवी। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, ठीक है। पीवी हो गया। अब लग रहे हो कॉलेज वाले बच्चे। अब ये तो सिर्फ एक हीट हो गया, लेकिन अगर मैं तुमसे मैंने क्या पूछा, इंथैल्पी चेंज निकालते हैं ना हम, भाई इंपॉर्टेंट क्या है, एच या डेल्टा एच? इंपॉर्टेंट क्या है? डेल्टा एच है, डेल्टा ठीक है। तो अब इनके आगे सब डेल्टा डेल्टा लगा दो, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा पीवी, राइट। लेकिन अभी जरा एक बार तुम ध्यान से एक बार जरा पढ़ना, डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई है, तो इसको अभी तुम मॉडिफाई कर सकते हो। जरा बताना क्या मॉडिफाई होना चाहिए। एक बार डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान से पढ़ो सारे बच्चे, पढ़ो पढ़ो एक बार सारे बच्चे डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो, और बताओ इसके अंदर क्या चेंज होना चाहिए। सर मेरी मतलब डेफिनेशन आधी रह गई सर, प्लीज स्टडी से वेरी बता गुड। दीजिए। एंथैल्पी, मेरे को लगता है मेरा गला एकदम यहाँ से फट के बाहर आ जाएगा। एंथैल्पी चेंज इज द हीट, क्या लिखवाया था मैं खुद ही भूल गया। सर आपने क्या हीट, बोल दिया सर? एंथैल्पी चेंज Enthalpy इज is a द, thermodynamical state function used to study। अच्छा 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 अच्छा, used Heat to changes study, for used to reaction. study the heat changes for reaction occurring at constant pressure, ठीक है। चलो तुम क्या टाइम वेस्ट करोगे, occurring at constant pressure मैंने खुद ही बोल दिया अभी। तो अब जरा बताना, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डेल्टा पी और वी, इसका मतलब डेल्टा पी वी दोनों के लिए लग रहा है। तो डेल्टा किसके लिए लगना चाहिए एक्चुअली में, पी के लिए या वी के लिए? वी। वी के लिए, क्योंकि पी तो कांस्टेंट है। वेरी गुड, बहुत अच्छी आवाज आ रही है घर से, ठीक है। तो ये डेल्टा यू है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पी को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा वी, राइट। तो ये अपने आप में पी डेल्टा वी वक्र Yes, sir. माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? और ये डेल्टा यू का मतलब इंटरनल एनर्जी। साहिल, ये इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है, डेल्टा यू? क्या सर लगता है? इंटरनल एनर्जी, ऑल द एनर्जी, मतलब जो सर अंदर की होगी एनर्जी। अच्छा, कौन कौन सी एनर्जी आ जाती है उसमें? दो तीन मैकेनिकल एनर्जी का एनर्जी। नाम है, और बस सर। अच्छा थोड़ा सा तुक्का सही बैठ गया बेटा। काइनेटिक एनर्जी, नहीं सर, आपने उस दिन बताया था। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितने भी टाइप की होती है, ठीक है। आगे जाके पढ़ोगे ट्रांसलेशन एनर्जी भी आएंगी, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी होता है, याद रहेगा सब बच्चों को। और डेल्टा एच यस नेगेटिव सर। पॉजिटिव सब तुम्हें याद ही रहेगा, आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को कोई भी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास कोई भी मतलब गैसियस सिस्टम भी आ जाएगा, अभी तो पी डेल्टा वी के फॉर्म में, लेकिन तुमको नहीं लगता कि मान लो अगर उसने तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में फंसा दिया, तो भाई तुम्हें एक फॉर्मूला पता है चुपके चुपके, फिर चट में पढ़ा है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। अगर पी इंटू डेल्टा वी कर रहे हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तो डेल्टा एन इंटू आर टी भी हो जाना चाहिए? तो इसका मतलब एक फॉर्मूला और भी तो बन सकता है अगर गैसीय सिस्टम आ गया तो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ये डेल्टा एनजीआरटी का मतलब पता है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब टोटल प्रोडक्ट के मोल्स माइनस टोटल रिएक्टेंट के मोल्स। तो ये डेल्टा एन वो है, कोई भी रिएक्शन अगर तुम्हें दी जाएगी तो टोटल प्रोडक्ट के मोल्स माइनस का रिएक्टेंट के मोल्स, राइट एवरीबॉडी। ये फॉर्मूला सबके टिप्स पे होना चाहिए। कार्तिकेय ये फॉर्मूला रिपीट करो, डेल्टा एच वाला। सर कर रहा हूँ।
सर कौन सा 3 लिखे हैं यहाँ तो डेल्टा एच भाई को। ये वाला कर दो जो। अच्छा सर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा। अबे सर पी ये डेल्टा वी। हाँ सर वही पी। ये पी डेल्टा वी का मतलब कैसे वर्क डन है, वर्क डन देखो, वर्क डन होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। अब ये डब्ल्यू तीन चीजों में हो सकता है, बेसिकली तो दो, पी इंटू डेल्टा वी या फिर डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है भाई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो या तो पीवी होगा या फिर एनआरटी होगा, राइट। याद रहेगा सबको ये फॉर्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अगर डेल्टा एच नेगेटिव आया तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन से डील करवा रहे हो, और अगर पॉजिटिव आया तो एंडोथर्मिक से। सर ये लास्ट वाले उसमें डेल्टा एन जी क्या है? गैसियस के नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मान लो मैंने एक गैस बोली, जैसे मान लो सी प्लस का, मान लो ये सब गैसेस फॉर्म में है, सपोज कर लो सी प्लस का O2 इट इज गिविंग CO2। तो जरा बताना इसका डेल्टा एनजी कितना आया, -1 आया। क्यों? क्योंकि 1 CO2 और ये 1 1, तो 1 -2 कितना हो गया, -1 नहीं हो गया? नहीं आया समझ। 2A क्या आ गया? प्लस का 3B माइनस का 2C। जरा बताना इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आया डेल्टा एनजी? -2 यस तो ये हो -3 सॉरी -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3। याद रहेगा सब बच्चों को? ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, डेल्टा एच के बारे में। अब देखो, अब ना यार बहुत ही सिंपल सी चीज आ रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम जिस रूम में बैठे हो, तो जिस रूम में तुम बैठे हो, अगर मान लो तुम अपने रूम में एसी चलाते हो, तो एसी चलाते हुए मान लो हीट एक्चुअली में हॉटनेस होता है, ठीक है, जो हॉटनेस है या कोल्डनेस है, तो जो ठंडी हवा आ रही है उससे तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है। मान लो एक लड़के ने क्या करा, एसी चला दिया लेकिन उससे ठंडी हवा नहीं आ रही, कुछ आ ही नहीं रहा, एसी चला दिया लेकिन, तो क्या रूम ठंडा होगा? नो सर। रूम ठंडा क्यों होता है? क्योंकि वो ठंडी हवा फेंक रहा है, और गर्म, और जो रूम की जो गर्म हवा है उसको बाहर भेज रहा है एक तरह से, एम आई राइट? यस अगर सर। रूम के अंदर से सारी, जैसे फ्रीज होता है, फ्रीज के पीछे से गर्म गर्म हवा आती है, क्यों? क्योंकि जो फ्रीज होता है वो अपने डिब्बे के अंदर से जितनी भी जो गर्म हवा होती है उसको बाहर निकाल देता है, तो ऑटोमेटिकली फ्रीज के अंदर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, राइट, टेम्परेचर ठंडा एकदम हो डाउन हो जाता है। जाता है। तो इसी चीज को देखते हुए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ हीट कैपेसिटी की, तो हीट कैपेसिटी हमारे पास एक नया टर्म आने वाला है। इसका मतलब क्या है, तुमने, अच्छा सर्दियों की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, सर्दियों में लोग एसी नहीं चलाते हैं, एक वो आता है हीटर, ठीक है, 1000-200 रुपए का, 1000-2000 का आता है ऐसी, तो उस लोग उसे चलाते हैं, बुड्ढे बुड्ढे लोगों को बहुत चाहिए होता है वो, क्योंकि वो बेचारे झेल नहीं पाते सर्दी। तो मान लो तूने वो चला दिया किसी रूम में, अब बताओ रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब अगर तुम ज्यादा हीट दोगे तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा या कम बढ़ेगा? ज्यादा बढ़ेगा। ज्यादा बढ़ेगा भाई। ज्यादा भाई बढ़ेगा। ज्यादा हीट, जैसे मान लो अभी, अभी जो है ना सर्दी हो रही है, तो सर्दी में टेम्परेचर यूजुअली होता है 6 या 5 या 8, मान लो 8 है, ठीक है, तुमने बाबा जी के रूम में क्या चला दिया, हीटर चला दिया, तो बाबा जी एकदम कांप रहे हैं, तो तुमने इतनी हीट दी, इतनी हीट दी कि वो 8 से कितना हो गया मेरे पास, 25 हो गया या 30 हो गया, 25 पे भी ठंड लगती है इन लोगों को, तो 30 पे लगा दो, ठीक है, तो 30 पे बाबा जी कह रहे हैं हाँ मजा आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब 30 पे आने के बाद अब वो उनको अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, वो खूब काम कर रहे हैं रूम के अंदर, ठीक है, मतलब अपने वैसे नॉर्मल काम कर रहे हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो इसका मतलब अब कितनी हीट दी जाए कि टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, कितनी हीट दी जाए कि सिर्फ 1 डिग्री टाइम, मतलब 8 से सिर्फ 9 बढ़े, 8 डिग्री सेल्सियस सिर्फ 9 डिग्री बढ़ाने के लिए तुम्हें हीट देनी पड़ेगी। तो तुमने कितनी हीट दी कि 8 से सिर्फ 9 बढ़ जाए, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। ठीक है भाई, तो हीट कैपेसिटी अपने आप में क्या है, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस टू चेंज इज टेम्परेचर। तो इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो। अच्छा अब बताना जरा, डेल्टा टेम्परेचर कितना आया, 1 आया ना यहाँ पे। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, तुमने 8 से कितना कर दिया, 8 से 20 कर दिया, तो 8 से अगर 20 कर दिया हीट देने के बाद, तो डेल्टा टी कितना हुआ फिर? 12। 12 हुआ ना भाई, 20 में से 8 हटा दो, 12। तो तुमने कितना टेम्परेचर बढ़ाया, एक तरह से 12 टेम्परेचर बढ़ाया ना, इसलिए हमें डेल्टा टी की जरूरत पड़ती है कि तुमने बढ़ाया कितना एक्चुअली में। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। सर हीट कैपेसिटी की एक बार हाँ हाँ डेफिनेशन अभी लिखवाऊंगा। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट चाहिए, हीट का मतलब क्यू, सारे बच्चे याद रखेंगे, हीट का मतलब क्यू, और ये डेल्टा टी का मतलब कितना टेम्परेचर में बढ़ाया। तो सारे बच्चे लिखें, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, heat supplied to the substance, heat supplied to the substance to the change, to the change
to the change in its temperature. देखो अब कह दो शुरुआत से। हाँ, it is defined as the ratio of heat supplied to a substance to the change in its temperature. तो ये मेरे, तो इसी को कुछ लोग, एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा क्यों लिख रहे हो आप इसको ऐसे करके लिखो ना, T2 minus T1। डेल्टा टी से ना मुझे कंफ्यूजन हो जाती है। अरे ठीक है भाई, तो क्या वो गलत है? जैसा लिखना है वैसा लिखो। नो सर। तो ये मेरे पास क्या है, इसी को ना कुछ लोग ना, जैसे ये तो चलो बड़ी गंदी सी डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है, सच बताऊं तो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन पता है क्या होती है यूजुअली? अगर मैं इस हीट कैपेसिटी की बात करता हूं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। भाई यही तो हुआ। आई मैंने क्या बोला, 8 डिग्री से 9 डिग्री, तो कितनी डिग्री मैंने हीट बढ़ाया, मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ाया? 1 डिग्री ना, 1 डिग्री बढ़ गई तो 9 हुआ होगा। तो अब इसको कितनी हीट दूं, उसी को हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। तो नीचे लिखो और फिर तो सर डेल्टा टी तो 1 ही हो जाएगा, फिर तो C इज इक्वल टू Q ही आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बोला है तुमने। तो वो मेरे पास ये जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ ये स्टैंडर्ड केस के लिए है, लेकिन हर बार तुम्हें स्टैंडर्ड केस नहीं मिलेगा। जो न्यूमेरिकल में यूज होगा ना, वो डेल्टा टी कितना भी चेंज करेंगे, लेकिन हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कितना बोलते हैं, हमेशा 1 लेके चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो सारे बच्चे लिखे दी अमाउंट ऑफ, एक सेकंड सर, सी क्या है? सी ही तो है हीट कैपेसिटी का वो फैक्टर। और फिर क्यू क्या है? फिर क्यू हीट है, क्यू रियल वाली हीट है, और कितना, हर एक रूम का अपनी एक हीट कैपेसिटी होती है, तो वो है हीट कैपेसिटी सी। हर एक टेम्परेचर की अपनी एक हीट कैपेसिटी होती है। मान लो एक लोहा है और एक मिट्टी है, तुमने गर्म किया तो लोहा बहुत गर्म हो गया, मिट्टी गर्म ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दोनों की हीट कैपेसिटी अलग है, इसीलिए। ठीक है भाई, तो सारे बच्चे लिखे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of system by 1 degree celsius, by 1 degree celsius। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, क्या लग रहा है? सर केल्विन। अच्छा बेटा, सिर्फ केल्विन? जूल पर केल्विन। वेरी गुड, शाबाश। हाँ तो सर केल्विन में तो आया ना उसमें। अप, शट अप। ठीक है, शट भी तो है ना, मतलब अब तो आया ना उसमें। ठीक है, हाँ बोलो बोलो, यस हाँ। क्यों वो हीट है जो हमने प्रोवाइड की है? हाँ, क्यू वो हीट है जो तुमने प्रोवाइड की है, कितना टेम्परेचर तुमने उसका बढ़ाया, तो उस सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी निकल के आएगा। ठीक है, याद रहेगा भाई। अब मेरे पास आ रहा है, ये तो चलो हुआ हीट कैपेसिटी सिंपल। अब मेरे पास आ रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपने आप में क्या होता है, ये ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है ये अपने आप में मास को भी कंसिडर करना है तुम्हें, रैंडमली किसी को भी नहीं बढ़ाना। अब मान लो तुम्हारे रूम के साइज का भी मैं मेजरमेंट लग जाऊं, मान लो तुम साहिल अपने रूम की बात कर रहा है, आस्था अपने रूम की बात कर रही है, स्नेहा अपने रूम की बात कर रही है, अलग अलग रूम की बात कर रहे हैं। अब भाई किसी का रूम छोटा होगा, किसी का बड़ा, किसी का हॉल जैसा, किसी का बहुत ही बड़ा होगा 3 BHK जैसा। तो अब तो चीजें तो फर्क आएंगी, फिर हीट तुम उतनी दे रहे हो, लेकिन किसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसी का कम। भाई लोग क्या करते हैं, अपने मास्टर रूम के अंदर अच्छा वाला एसी लगवाते हैं, और सबसे छोटे वाले रूम के अंदर गंदा वाला लगवाते हैं। ठीक है, मतलब गंदा वाला मतलब थोड़ा सा कम वाला, टन जो होता है ना, 0.8 टन 1 टन, इस तरीके से। तो इसी तरीके से अब मैं अगर बात करता हूँ स्पेसिफिक हीट का, तो यहाँ पे मास को भी कंसिडर कर लिया है। तो हम किस सब्सटेंस की मास की बात कर रहे हैं, एक सब्सटेंस की, मतलब 1 kg सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं। 1 kg बोलो या 1 ग्राम बोलो, एक स्टैंडर्ड हमने तय कर दिया है मास का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए, जरा बताओ। एवरीथिंग इज सेम, बट हमने क्या कर दिया, मास को इंक्लूड कर दिया। तो तुम क्या करोगे, Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि मास को भी कंसिडर कर दिया ना हमने यहाँ इस बार। तो जैसी मास को तुम करते हो तो वो क्या बन जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सारे बच्चे लिखे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance, unit mass of a substance, एक बार दोबारा से बोल देंगे स्टार्टिंग से। the amount of heat energy required
यदि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ unit mass of substance by unit degree Celsius or unit Kelvin by unit degree Celsius. सब्सटेंस के आगे क्या है? क्या बोला मैंने यार? यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस और यूनिट केल्विन, दोनों में लेके चल सकते हैं ना। अबे 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए तुमने कितनी हीट दी उस 1 kg के सब्सटेंस को, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट? नहीं आया समझ? अच्छा तो माइका बताएगी। माइका, ये हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है? फिर दोनों एक ही बात तो है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास भी यूज किया जाता है। हाँ, स्टैंडर्ड मास लेते हैं हम। स्टैंडर्ड का मतलब या तो 1 kg या 1 ग्राम, और वहां पे हमें मास से कोई मतलब नहीं है, हमें वहां पे इससे मतलब है कितनी हीट देके तुमने कितना टेम्परेचर बढ़ाया, राइट एवरीबॉडी? अच्छा जरा कार्तिकेय बताना इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, पूरी बताना, आधे अधूरी बात नहीं। सर मुझे नहीं पता। ठीक है, वेरी गुड। आस्था तुम बताओ। जूल अपॉन केजी इनटू केल्विन। हाँ। ठीक है। अरे भाई फॉर्मूले से ऐसा यूनिट बनाते हैं, ये कोई याद करने वाली चीज थोड़ी है। मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चे कैसे क्विट कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे मजाक चल रहा है। अबे ऊपर क्यू है तो क्यू किस में मेजर करते हैं? जूल में। नीचे मास है तो मास को केजी में करते हैं, डेल्टा टी को केल्विन में करते हैं, तो यूनिट क्या बन जाएगी? जूल पर केजी केल्विन। हद हो गई, बताओ, ये तो एक 9th क्लास का बच्चा बता दे यार। जूल सर मुझे मास। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ सर बहुत ही आउट ऑफ द टॉपिक है। हाँ हाँ हाँ। सर अगर किसी के बोर्ड में 87 आए और उसे A1 मिल रहा है और उसके बोर्ड में 88 आए, उसे A2 मिल रहा है, तो ये सर गलती नहीं है? नहीं, ये गलती नहीं है, क्यों नहीं है सर? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट को देख के किया जाता है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, टॉप इतने स्टूडेंट्स, इनका नंबर फिक्स है कि अगर टॉप 1 लाख स्टूडेंट्स में आ गए तो उनको A1 दिया जाएगा, उसके बाद के बच्चों को A2 दिया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन में से अगर किसी के 95 आते हैं नहीं सर, अगर तो ऐसा इंग्लिश और साइंस में हो रहा है नंबरों के अकॉर्डिंग नहीं होता ना भाई, बच्चों के अकॉर्डिंग होता है, कंपटीशन के अकॉर्डिंग है। जैसे परसेंटाइल का नाम सुना है? जेई मेंस में परसेंटाइल दी जाती है, नीट में परसेंटाइल दी जाती है। इतना तो नहीं पता सर। परसेंटाइल का मतलब है तुम पूरे भारत का जो तुमने एग्जाम दिया है, तुम टॉप 1 लाख के अंदर हो, टॉप 20 लाख के अंदर हो या नहीं। जैसे मैं बात करता हूँ, मान लो किसी बच्चे की रैंक आई है 80,000 ऑल इंडिया रैंक में, तो 80,000 पे उसकी परसेंटाइल ऑल ओवर इंडिया तक कितनी बनती है? 90 परसेंटाइल। 90 परसेंटाइल का मतलब है कि तुम एक तरह से टॉप 80,000 बच्चों में हो, तो इस तरीके से परसेंटाइल आती है। मान लो किसी बच्चे की 99 परसेंटाइल है, 99 परसेंटाइल में उसके पता है कितनी रैंक आ रही है? 20,000। मतलब 99, मतलब वो 20,000 रैंक आई है उसकी, और वो 99 परसेंटाइल के अंदर है। मतलब इस तरीके से थोड़ा सा, आई नो तुम लोगों को समझ नहीं तो आएगा मतलब सर नॉर्मल है ना सब? मैं बस ये पूछ रहा हाँ हूँ, हाँ, इतना नहीं नॉर्मल। समझ आया मुझे बस। ठीक। मतलब ये कोई मार्क्स देके डिसाइड नहीं होता है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देके डिसाइड होता है कि टॉप 100 बच्चों को हम A1 देंगे, उसके बाद के बच्चों को हम A2 देंगे, और उसके बाद के बच्चों को हम B1 देंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये स्पेसिफिक हीट है। अब देखो भाई, तुमने स्पेसिफिक हीट पढ़ा, तुमने हीट कैपेसिटी पढ़ा। अब जब मैं यहाँ पे ये कर दूंगा मोलर हीट कैपेसिटी, अब जरा बताओ ये मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? क्या लगता है ये मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी? 1 मोल की हीट कैपेसिटी। वेरी गुड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? ये एस का मतलब था स्पेसिफिक हीट, अब ये सी एम का मतलब है चीफ मिनिस्टर नहीं, मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू तो क्यू ही रहेगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री यूनिट, बट ऑफ व्हाट? 1 मोल सब्सटेंस के लिए। तो मोल को तो हम एन से दिखाते हैं ना, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। यस सर। नहीं आया समझ भाई? सिमेट्री नहीं समझ पा रहे हो क्या? लिखो एक बार जरा इसकी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, वही सेम डेफिनेशन जो ऊपर थी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance, वही डेफिनेशन बच्चों वाली। एक छठी क्लास का बच्चा कह रहा है कि सर प्लीज कुछ अच्छा सा पढ़ाओ। चलो छोड़ो ये सब।
the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius at constant volume. ठीक है, तो मैं जब ऐसा यूनिट की बात करता हूं तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए आज था? अब आप ही देख लो सर, मैं थक गई। क्या बोला तुमने अभी? मैंने सुना नहीं। एक बच्चा डाउट पूछ रहा था, मैं उसको ध्यान लगा, मैं क्लास में हूँ। हाँ आप ही देख लो। अच्छा मैं देख लूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया ये तुमने। तो ये जूल हो गया। नंबर ऑफ मोल को किसमें मेजर करते हैं? मोल में ही तो करते हैं। अबे 5 मोल 6 मोल 7 मोल, उसको मोल को मोल ही तो बोलते हैं। मोल को मोल में ही तो मेजर करते हैं, बस उसमें MOL ही होता है, उसमें MOL लिखते हैं। और डेल्टा टी को किसमें करते हैं? केल्विन में। अरे एक सेकेंड, यहाँ पे वो आई है क्या? बहुत दिनों बाद देखा हूँ मैं तो। कहाँ गई? वेरी हाँ अन्वेषा, तुम बहुत दिनों बाद आई हो ना, सच बताओ। हाँ सर, थोड़ा वो बीच में एग्जाम चल रहे थे तो। अच्छा ठीक है, चलो। बहुत दिनों बाद देखा, वो तो पता नहीं, तो भूल ही गए थे अन्वेषा कोई है। वो तो आवाज से अभी लगा कि ओ ये तो अन्वेषा ही है। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो भाई अब तुमने कितनी चीजें देखी बेसिकली? हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। क्या कुछ और भी होना चाहिए क्या? तुम्हें लगता है ऐसा कुछ? हाँ सर, मन तो होना तुम्हारा चाहिए। नहीं है, लेकिन होता है। होता है सर, होता है, अब मैं कह देखो रहा हूँ सर। एक चीज देखो, हमारे पास ना अब 2 चीजें आने वाली हैं सबसे इंपॉर्टेंट। एक होता है सीपी, एक होता है सीवी। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। एक होता है क्या? सीपी, और एक होता है सीवी। अब ये सीपी क्या है? देखो ये ना मोलर हीट कैपेसिटी है, जो जस्ट तुमने अभी पढ़ा। ये देख रहे हो, ये मोलर हीट कैपेसिटी। तो सीपी का मतलब क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी का मतलब क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सीवी क्या होता होगा, जरा बताना एक बार। कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका मतलब कितनी हीट चाहिए कि तुम एक 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा दो। तो अगर वो तुम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो तो वो होता है सीपी, और अगर वो तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो तो वो बन जाता है सीवी। तो इसकी डेफिनेशन खुद लिख लोगे क्या? अरे वही डेफिनेशन है ऊपर वाली, बस उसके आगे क्या लगा दोगे? एट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम है ना? हाँ सॉरी गलती हो गई। ये कुछ बच्चे तंत्र मंत्र की विद्या कर। वॉल्यूम मैं फिर से कांस्टेंट लिख रहा था। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम। अरे भाई जो डेफिनेशन तुमने ऊपर लिखी है ना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, बस उसके आगे क्या लिख दोगे? एट कांस्टेंट प्रेशर एट तो एक ही कांस्टेंट बार लिख वॉल्यूम। देते ना उस डेफिनेशन को, बार बार नाम बदल बदल के क्यों हाँ लिखना? बिल्कुल, तुमने, मैं स्वागत करता हूँ तुम्हारी इस सोच का, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, एक तीर से 100 शिकार करो। 100 तो नहीं, 5 हो गए। ठीक है, तो भाई यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है? यस, वैष्णवी आई है यहाँ पे। वैष्णवी, तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है यहाँ पे? अब बहुत शिकायतें होती है तुम्हें, ऐसा ऊपर से ऑर्डर आए हैं। हाँ वैष्णवी। वैष्णवी, हेलो, है भी या नहीं? आधे बच्चे तो बंक पे रहते हैं सर। मुझे लग रहा है ये सब मैच देख रहे हैं, एंजॉय चल रहा है पूरा। हाँ देखो देखो, कितना स्कोर हो गया MI का? 150। 150। अच्छा, और विकेट? 3 हो गए शायद। अच्छा हाँ 3। सही खेल रहे हैं यार। चलो ठीक है, 200 हो जाएंगे, तुम्हें क्या लगता है? बन जाएंगे वैसे तो। सर 17 ओवर हो चुके हैं। अच्छा, फिर नहीं हो पाएंगे यार। स्टार्टिंग में तो क्या यार बहुत ही पता मजा। सर, सागर सर कल चले जाए तब हो कल सकता है। उन्होंने भी ठीक है लास्ट चलो ओवर में तो कितने सर बना आपको दिए पैसे थे। मिलते हैं क्या देखने के सर? तो जो टाइम वेस्ट करते हो फालतू फालतू के मैच देख के सर। इसको बाहर निकालो क्लास से। ठीक है सर आप ही बेटा, निकाल सकते हो। आईपीएल के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सुनेंगे हम। ठीक है, कोई हाँ। तुमको गाली दे दे 10 बार तो वो हम सह लेंगे, चाहे क्लास में दे कोई, लेकिन ये आईपीएल के बारे में ना एक शब्द नहीं सुनेंगे हम। अच्छा सही है बेटा बात भाई। वाले को धमका देते हैं ना सर, सही धमका, है। सही बात कौन सी है? या मोदी तुम्हें सरकार नहीं है। सर वर्ल्ड कप हाँ होता तो मैं मानता सर, मैं आपके साथ स्टिल देख। यार, फिर भी अभी तो कोरोना टाइम है, तो यही तो एक एंटरटेनमेंट बचा है, वो भी तुम छीन लो हमसे है।
ये मैं कुछ देख चाहते रहा हूँ, क्या हो तुम? कुछ लोग ट्विटर पे वो कर रहे हैं कि शेम ऑन इंडियंस, तुम आईपीएल देख रहे हो, यहाँ पे लोग मर रहे हैं। अरे भाई लोग ठीक भी तो हो रहे हैं, सर वो खुद तो देख रहे तुम होंगे। एंजॉय ना करेगा कोई जिंदगी में? पहली बात तो मैं मैच देखता नहीं, मेरा सेक्रेटरी देखता है, लेकिन स्टिल मेरे को लगता है अगर लोग एंजॉय कर रहे हैं ओह माय तो गॉड। उनको एंजॉय करने देना चाहिए। ये ओहो कुछ लोग है ना जो दूसरों को एंजॉय से चिढ़ जाते हैं। कोई बात नहीं, चलो। सर मैं चिढ़ भी नहीं ना, मैं नहीं अच्छा देखता ना, अच्छा, तो इसलिए हाँ। मैं सुझाव ले रहा था कि देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी। देखो यहाँ पे ना एक रिलेशन आता है, एग्जाम में ये आएगा, ड्राइव, सारे बच्चे ध्यान सुने केमिस्ट्री में, ड्राइव सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। आप ड्राइव करेंगे, केमिस्ट्री के अंदर डेरिवेशन कभी आती नहीं है, लेकिन थर्मोडायनेमिक की एक लौती ऐसी डेरिवेशन है जिन्हें सरकार बना रखी है अपनी, मतलब एग्जाम में आ जाती है वो। तो सीपी माइनस सीवी, और ये आर क्या होता है वैसे? गैस कांस्टेंट, याद आया? आर, पीवी इज इक्वल टू यस सर। एनआरटी, गैस कांस्टेंट। तो अब सारे बच्चे ध्यान सुनना, अब जो हीट कैपेसिटी होता है ना कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, तो सीवी जो होता है ना वो मेरा पता है क्या होता है, डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा टी। तो क्या डेल्टा यू को क्या मैं डी यू अपॉन में डी टी लिख सकता हूं क्या भाई? अगर डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा टी है, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी को क्या मैं डी यू अपॉन डी टी लिख सकता हूं एट एन इंस्टेंट? ये चीज याद करने वाली है, इसमें तुम्हें ड्राइव नहीं करना, ये चीज याद करने वाली है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ सीपी की, मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है डी एच अपॉन में डी टी, मतलब दोनों का नीचे टेम्परेचर ही रहता है, बस ऊपर यहाँ पे इंटरनल होता है सीवी का, और यहाँ पे डेल्टा एच होता है। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है तो वो क्या होता है। तो ये इसका एक्चुअली इसका फॉर्मूला है, देखो सुनो सुनो सारे बच्चे, कभी कभी एग्जाम में आता है कि न्यूमेरिकली डिफाइन करो सीवी को। तो न्यूमेरिकली कैसे डिफाइन करोगे? कैन आई से हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी टू द चेंज इन टेम्परेचर। भाई ऊपर क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और नीचे क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। इसी तरीके से अब संकल्प जरा सीपी को डिफाइन करना न्यूमेरिकली। चेंज इन एच वो है ना, एच क्या होता है? एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज अपॉन चेंज इन टेम्परेचर ठीक है? तो ये क्या हो रेशियो। जाएगा? सीपी। अच्छा वो कहाँ है हमारा? गाजियाबाद। यस, यस जिला सर। गाजियाबाद। हाँ एक बार जरा डिफाइन करना सीवी। सर सीवी, सर ये वो होता है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है सर। अरे यार वो तो सबको पता है, न्यूमेरिकल डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है जो भी तुम्हारे सामने दिख रही है? सर डी यू बाई डी टी। हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड। आज था तुम बताओ, हीट कैपेसिटी बताओ सीवी वाला, सीवी वाला न्यूमेरिकली, इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट एंड व्हाट? change in internal energy divided by change in temperature। हाँ टू दी, डिवाइड बाय को बोलते हैं टू दी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है? तो बात तो सेम ही है हाँ ना, हाँ, टू लेकिन दी इंग्लिश में डिवाइडेड बाय। लिखते नहीं है ना डिवाइडेड बाय, इसीलिए लिखते हैं सर, सब नहीं लिखते हैं। इस लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, तो मेरे को मत बोलना, ठीक है? डेफिनेशन में हमें क्या लिखना होता है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी टू द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है? डिवाइड बाय हम अपने लिए बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो अब देखो, अब हमारे पास ये वाला रिलेशन हमें ड्राइव करना है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। अब जरा मुझे एक बात बताओ माइका, यस वेरी गुड, बहुत अच्छी लग रही है माइका। एक बात बताओ, ये जो मेरे पास डेल्टा जो एच होता है, तो क्या मैं एच को यू प्लस का डब्ल्यू लिख सकता हूँ क्या? ये बात तुम्हें पता है ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है हमने? हाँ सर, अभी पहले यही पढ़ा था। हाँ, तो डब्ल्यू की जगह पे हम एक चीज लिख सकते हैं, अगर पी और वी होता है तो क्या लिख सकते हैं? यू प्लस पीवी। वेरी एम गुड। वी हाँ मतलब पीवी, पीवी पीवी। लिख सकते हैं ना भाई? अब हाँ अगर सर। अब अगर मान लो पीवी ये मेरे पास है, तो जरा मुझे एक बात बताना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, सबको पता है ये बात? यस अगर सर। अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस की बात करता हूँ, 1 मोल ऑफ गैस की, तो क्या मैं इसको फिर पीवी इज इक्वल टू आरटी बोल सकता हूँ? अगर 1 मोल के लिए है तो 1 मोल के लिए पीवी इज इक्वल हाँ टू हाँ। आरटी हो गया ना? तो क्या मैं ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकता हूँ फिर? यस सर, आरटी, यू प्लस आरटी। यू प्लस आर टी हो गया। तो इसका मतलब ये मेरे पास डेल्टा, मतलब डेल्टा एच नहीं, सिर्फ एच, तो जो मेरे पास एच है वो मेरे पास आ गया। अब एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन को हमें क्या कर देना है? डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो डिफरेंशिएशन में क्या लेते हैं, जैसे सबको पता है डी बाई बाई डी टी होता है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अभी टाइम नहीं लेना, टेम्परेचर लेना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर नीचे आएगा, तो अभी से हम क्या लिखेंगे? डी एच अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन में डी टी
प्लस देखो ये ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक है, मैं जानता तुम सबको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ये कैसा बेसिक है, यही बेसिक है, आगे जाके तुम पढ़ोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। मजाक थोड़ी है इंजीनियरिंग, कुछ लोग सोचते हैं बस ऐसे ही बन जाएंगे, नाम मिल जाएगा और क्या, ऐसा नहीं होता है। अच्छा आरटी का अगर डिफरेंशिएट करोगे आरटी का, तो डी अपॉन में dt हो जाएगा, तो ये t कट जाता है ना, तो आर ही तो बचता है भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो मैंने बोला ये 5t है, 5t को जरा डिफरेंशिएट करना, क्या करते हो फिर तुम, 5t को डिफरेंशिएट करते हो तो 5 तो कांस्टेंट है, जो इसकी पावर है 1, तो 5 इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा t, 1 माइनस 1 हो जाता है ना, याद आया कुछ, फॉर्मूला याद है, पावर आगे हो जाती है फिर पावर माइनस 1 हो जाता है सर हाँ सर, टी डिफरेंशिएशन। एन डी। हाँ तो ये पूरा जीरो हो गया, t की पावर 0 1 होता है, तो 5 ही तो आया सिर्फ। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे rt था, तो rt का डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ r ही तो बचेगा, rt का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना प्यारे प्यारे बच्चों, तो वो क्या आता है, सिर्फ r आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ r लिखा है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो मैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? नो। अच्छा इक्वेशन नंबर 1 तो ये थी ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है? अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया रेशियो के टर्म्स में, संकल्प, जरा बताना सीपी क्या आया था उस टाइम पे, सीपी CP dt dh upon dt। वेरी गुड, और सीवी क्या आया था? CV है तो du upon dt। ठीक है, du तो upon अब dt। तुम्हें क्या यहाँ पे सी डी एच और डी यू दिख रहा है सब बच्चों को ऊपर? यस सर। तो क्या मैं डी एच अपॉन डी टी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ फिर? cp सीपी, ठीक है, इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? cv सीवी और प्लस का आर, तो जब सीवी उधर जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा वो? cp माइनस cv इज इक्वल टू r। समझ में आया? तो इसका मतलब यही तो यही तो ड्राइव करना था ऊपर, देख रहे हो, बोला था ना मैंने सीपी माइनस सीवी आता है एग्जाम में ड्राइव Yes, करने के लिए। तो ध्यान रखना ये एग्जाम में आता है 3 नंबर का, इसमें कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली बात है बिल्कुल, जिसने जिसने देख लिया एक बार वो करके आएगा पेपर में, जिसने नहीं करा वो नहीं करके आएगा, फेल हो जाएगा वो, कुछ नहीं हो सकता फिर उसका। ऐसी बच्चों वाली चीज है, इसमें बस ये चेक कर रहा है कि तुम्हें फॉर्मूले पता है और डिफरेंशिएशन करना आता है या नहीं आता है, बस, और कुछ नहीं है। कोई डाउट है यहाँ तक? सब No, बच्चे sir. एक बार एकदम बिल्कुल कान एकदम एकदम शांति के साथ एक बार देखें क्या करा है मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने बस एक फॉर्मूला लिखा, उसको डिफरेंशिएट किया और सीपी और सीवी लिख दिया बस, और क्या है इसके अंदर? जिसको h इज इक्वल टू यू प्लस आर टी पता है उसने वो कर लेगा, हाँ जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो नहीं कर पाएगा। ये 2 फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए ऑफ कोर्स। अब तक हमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं सबका यूज हो गया इसके अंदर। आज की क्लास में जितना ही मैंने पढ़ा है, और लास्ट में मैं सबसे 2-2 क्वेश्चन पूछूंगा, जिसने नहीं बताया उसके ध्यान रखना, मैं मतलब थप्पड़ मारूंगा और यहाँ पे रोक कर रखूंगा उसे 1 घंटे तक, ठीक है? मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सीरियस होकर बोल रहा हूँ। पूरा तो कर देते सर, घर पे आके पीटूंगा और नीचे फेंक दूंगा सर, गुड बजाऊंगा सर। मैं जिला गाजियाबाद से नहीं हूँ ना। ठीक है भाई, तो ये तो था चलो हमारे पास सीपी माइनस सीवी की डेरिवेशन। अच्छा देखो अब ना मेरे पास ना एक टॉपिक आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर, कैलोरीमेट्री एक मेरे पास प्रिंसिपल होता है। तो देखो हमारे पास ना ये कैलोरीमीटर है, और ये बेसिकली यूज होता है कि हम ना इससे ना 2 टाइप के मेजरमेंट करते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन का तुम्हें डेल्टा यू निकालना है या तुम्हें डेल्टा एच निकालना है, ठीक है? डेल्टा एच बहुत सारे टाइप के होते हैं भाई, इंथैल्पी होता है ना, तो इंथैल्पी भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो ये एक मेरे पास होता है कैलोरीमेट्री। तो ये कैलोरीमेट्री क्या होता है, जितना भी हीट लॉस होता है वो हमेशा गेन के बराबर होता है। इसका क्या मीनिंग है, जरा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी जो एसी की हवा है राइट, तो जितनी एसी की हवा ठंडी यहाँ पे आ रही होगी उतनी गर्म हवा उसने बाहर भी तो भेजी होगी। मतलब इसका मीनिंग ये समझो कि अगर मान लो तुम्हारे रूम में कूलिंग थी 50 की, 50 में से 10 कूलिंग तुम्हारे रूम से बाहर निकल गई और चली गई, तो अब तुम्हारे रूम से तो वो लॉस हुआ 10 का, तो दूसरे वाले रूम ने 10 गेन किया ना। फिर ऐसा थोड़ी कि कुछ गायब हो गई अपने आप हवा में उड़ गई, भैया अब नहीं मिलेगी वो, अब मतलब उसे भूल ही जाओ, आप उसे भूल जाओ, दूसरी बात करो, वो पैसा थोड़ी है कि भूल जाओ, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो जितनी हीट है अगर लॉस हुई है तो वो कहीं ना कहीं पे गेन हुई है, पूरे सिस्टम की हम बात करते हैं, ठीक है? तो कैलोरीमेट्री का क्या प्रिंसिपल होता है, हीट लॉस इज ऑलवेज इक्वल टू
देखो हीट हीट गेन। हीट गेन। गेन। और इससे हम कौन सी दो चीजें निकालते हैं, मैंने भी बताया, डेल्टा यू और डेल्टा एच, जो सीपी और सीवी के फॉर्मूले में ऊपर में था, नीचे तो डेल्टा टी होता ही है, राइट। तो मेरे पास दो ही मेन चीज होती है, कौन कौन सी दो चीज होती है, यस कार्तिकेय? सर क्या सर? देखो वेरी गुड। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ बच्चे ना एकदम से खो जाते हैं, फिर उन्हें जगाना पड़ता है, ओ क्या हुआ। मुझे लग रहा है इन सबको आमिर खान की जरूरत है। बम बम बोले बम चिक बोले, वो जो गाना गाता है ना, बम बम चिक, ऐसे ही करना है ना बिल्कुल ही। ईशान अवस्थी, डिसलेक्सिया हो गया क्या? पता नहीं क्या कहां से, जैसे प्लेनेट में नहीं वो खो जाता वो, कि 2 6 पता नहीं कुछ भी आ जाता है वो, कि वो प्लेनेट मर गया, दूसरा प्लेनेट जिंदा हो गया। क्या बोला मैंने अभी जिला गाजियाबाद, तुम बताओ। सर अभी आपने बोला कि सर जो चेंज होता है वो हीट के इक्वल होता है। कैलोरीमेट्री से हम कौन सी दो चीजें निकालते हैं? सर कैलोरीमेट्री से सर हम चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम। देखो चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम, ये मैंने कब बताया, जरा बताना एक बार। पता नहीं अपने आप लॉजिक बना के कुछ भी लोग बोलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं बोला भाई मैंने कुछ भी। मैंने बोला दो चीजें होती हैं, एक डेल्टा यू और एक डेल्टा एच, जो सीपी और सीवी के फॉर्मूले में था ऊपर। सब बर्बाद, पैसा बर्बाद, वो बोलता है ना कैरी मिनाटी। चलो कोई बात नहीं, अब क्या बोले किसी को, बच्चे आजकल बुरा भी तो मान जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब मैं एक कैलोरीमेट्री दिखाई, तो देखो कैलोरीमेट्री ना एक्चुअली ये ना लैब टेक्निकल वर्क है, लैब में करवाया जाता है, ठीक है, ज्यादा मत हंसो संकल्प। एक सेकंड प्यारे मेरे बच्चों। तो कैलोरीमेट्री एक पूरा लैब वर्क होता है, ठीक है, जो हमें किसके बारे में बताता है प्यारे प्यारे बच्चों, कि किस तरीके से हम डेल्टा यू और किस तरीके से। तो ये एक बार सबको दिख रहा है? यस सर। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो नोट डाउन करेंगे। वैसे तो ये एग्जाम में आता नहीं है, बट स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए, और ये तुम्हारे फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। Metry is one of the methods for the determination of specific heat or latent heat of substance. The method used is method of mixtures. इसकी इंग्लिश मेरे से थोड़ी सी गंदी है, पर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, ठीक है। According to the principle of calorimetry, when a body at higher temperature is brought in contact with another body at lower temperature, the heat lost by the hot body is equal to the heat gained by the cold body. तुम लोगों को पता है हमेशा हीट हाई से लो पे ही तो जाता है भाई। तुम्हारा रूम अगर जैसे तुम्हें पता है कि कहीं पे भी हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर हमेशा कहाँ चीज जाती है, लो टेम्परेचर तरफ जाती है, राइट। तो अब जब मेरे पास ये जो हाइयर बॉडी है और लोअर बॉडी है, तो इनके बीच में टेम्परेचर शिफ्ट होगा या नहीं होगा? अरे होगा ना भाई, होगा। ठीक है। तो हमेशा जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जैसे मान लो तुमने सुना होगा डिफ्यूजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन चलता है। कब तक चलता है? जब तक कि वो आइसो ना हो जाए, तक बराबर ना हो जाए। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो उनके बीच में हीट ट्रांसफर होती है। तो वो अगर हो रही है तो इसका मतलब हीट लॉस इज ऑलवेज इक्वल टू हीट गेन, राइट एवरीबडी। ध्यान रखना है, इसको हवा में मत बहा देना। देखो लिखा हुआ भी है नीचे, प्रोवाइडेड नो हीट इज अलाउड टू स्केप इन दी सराउंडिंग। पता लगे दो रूम की बात चल रही है और बीच में कोई छेद हो रखा था, वहां से हवा में निकल गया, वो आकाश में बह गया। आकाश का मतलब ये इन्वायरमेंट में चला गया, ठीक है। इस तरीके का ध्यान रखना है। Provided no heat is allowed to escape to the surroundings. Heat lost by the hot body is equal to हमेशा पता ही है, हमेशा हॉट से ही तो हीट निकलती है और कोल्ड उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो ये क्या है इसका, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, देन व्हाट वुड यू से पीपल? सर गर्मी निकलना और गर्मी अब्सॉर्ब करना। वेरी गुड जिला गाजियाबाद, बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोली है तुमने, ठीक है। हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी, ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम दो चीजें निकालते हैं, heat डेल्टा यू gained डेल्टा by एच। the cold body. भाई आगे बढ़ो। Principle of method of mixtures. Utilizing the principle of calorimetry ये बताना चाह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल है, हमें पता है। अब यहाँ से आता है मेन, consists of लैबोरेटरी वर्क। cylindrical metallic vessel and stirrer of same material like copper or aluminium. 2. The vessel is kept inside a wooden box. Its outer surfaces are polished to prevent
loss of heat due to ये जो भी सॉल्यूशन है यहाँ ये इस तरीके से करा जाता है कि कोई भी जितनी भी हीट है वो सारी हीट कौन गेन करता है, ये थर्मोमीटर। भाई मुझे एक बात हो, एक पानी है, एक पानी जितना भी गर्म है तो वो पानी की हीट कौन लेता है, थर्मोमीटर लेता है। उस तरीके से थर्मोमीटर लेके ही तो हीट एब्जॉर्ब करके ऊपर तक जाता है। तुम क्या करते हो, जब तुम्हें बुखार हो रहा होता है तुम्हें, तो तुम थर्मोमीटर को मुंह में दबाते हो टंग के नीचे, तो जो तुम्हारी बॉडी की हीट होती है तो वो हीट को कौन गेन कर रहा होता है, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर जब हीट गेन करेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी से कर लेते हो, एक लगाया ऐसे निकाल दिया, फिर कुछ नहीं होगा। थोड़ा वेट करना होता है, हीट एब्जॉर्ब करने में उसे टाइम लगता है, और जितना वो टेम्परेचर दिखाएगा उतना ही अप्रोक्सीमेट तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर है। एम आई राइट? नहीं आ रहा कुछ समझ? यस सर। ठीक है। अरे जादू थोड़ी है थर्मोमीटर के अंदर कि मुंह में डालते वो एकदम से वो बताएगा, वो हीट लेगा और हीट लेने के बाद वो ऊपर तक जाएगा, और फिर जो रीडिंग आएगी वही क्या होगा, तुम्हारी बॉडी का अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर होगा। आजकल तो अच्छी वाली मशीनें आ गई हैं, वो टेम्परेचर डिफरेंस करके एकदम वैल्यू बता देती हैं। टेम्परेचर गन करके क्या बोलते हैं, थर्मल गन। radiation. 3. The space between the calorimeter भाई and इतना नहीं पढ़ना है हमें, non-conductance ठीक है। action. हाँ बस एक बार ये सेटअप देख लो किस तरीके से ये कैलोरीमीटर का सेटअप है। Determination procedure. Calorimeter cleaned and its mass conducting lid to देखो तुम्हें ये करना नहीं है और ना तुम्हारे एग्जाम में आएगा, लेकिन तुम्हें बस पता होना चाहिए लेबोरेटरी में क्या करते हैं। ये जो डिवाइस है, क्या ये जो मान लो ग्लास का बना हुआ है, तो क्या ग्लास से कोई भी हीट बाहर जानी चाहिए? नो सर। नहीं ना, तो जितनी भी हीट निकल के आ रही है वो सारा कौन एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे, थर्मोमीटर ये वाला। तो ये नाम ही कैलोरीमीटर टाइप का है इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई भी हम लॉस नहीं देंगे, उसका पूरा यूज करके हम अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो इसी के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक पूरा का पूरा, वैसे तो अलग अलग टाइप के हैं। डेल्टा यू के लिए हम एक बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज करते हैं और डेल्टा एच के लिए हम नॉर्मल यूज करते हैं। तो ये सब चीजें तुम्हारे एग्जाम में आने वाली है नहीं, बट स्टिल तुम्हें एक सेटअप दिखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे पास ये सेटअप होता है। राइट, देख लिया, एग्जाम में अगर आ भी गया तो एक शॉर्ट नोट तुम लिख कर आ सकते हो। यस सर। तो अदिति, कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैलोरीमेट्री? कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या है? सर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड अमाउंट ऑफ हीट लॉस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गेन। यस सर। ठीक है, अदिति तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर दे रही है। अच्छा ठीक है। सैड लग रही हो तुम, क्या हो गया? सर कुछ नहीं। अच्छा, आजकल बच्चे सैड हो गए हैं क्या जब से कोरोना वोरोना चल रहा है? आई नो कि थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम करता है रूम में रह रहे के। कुछ बच्चे तो हमारे ऐसे हैं 12th के जिनके घर वालों ने रूम से भी बाहर नहीं निकाला है। 7 महीने होने जा रहे हैं कि हमारे बच्चों को कोरोना हो जाएगा। ठीक है, पेरेंट के नजरिए में ठीक है तुम्हारी सेफ्टी, लेकिन आई गेस बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बोरिंग है कि एक ही रूम में। तुम यकीन नहीं करोगे, हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं 12th में। सृष्टि खन्ना को जानते हो क्या? शायद तुम लोग, टॉपर है वो एक्चुअली। हाँ सर जानता हूँ, जानता हूँ। हाँ तुम तो जानते ही होगे। तो ठीक है, तो उनके पेरेंट ने उनको बाहर तक नहीं निकलने दिया एक बार, मतलब गैलरी तक में भी नहीं आया वो जब से ये लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन तो खत्म भी हो कल गया। तो घूम रही थी सर वो हैं? अपनी फ्रेंड के साथ। बड़ा ध्यान रखता है यार। अच्छा पता नहीं यार, मेरे को तो सुनने में आया था। बाकी अगर ऐसा है तो फिर हम आपसे तिजल के बात साथ करेंगे। घूम रहा था। क्या तिजिल? मैं तिजल के साथ था जब ड्राइंग रूम में मैं थोड़ा ना कोरोना होता है। अच्छा अच्छा ठीक। क्या 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 बोला? घर के ड्राइंग रूम में थोड़ा ना कोरोना होता है। हाँ हाँ ठीक है, चलो भाई। तो ये हमारे पास था एक कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट। यार अब देखो, अब ना हमने जैसे मैं बताया डेल्टा एच होता है हमारे पास। डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, हीट। अब वो हीट ना हर टाइप के प्रोसेस में निकलती है यार, हर टाइप के प्रोसेस में हीट निकलती है। जैसे मान लो तुमने कोई भी चीज बनाई, तो कोई भी चीज फॉर्मेशन कर रहे हो उसमें हीट चेंज हो जाती है। तुम कोई भी प्रोसेस कंबशन कर रहे हो, किसी को भी चीज को जला रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसमें भी हीट निकलती है। मान लो संकल्प ने एक एसिड लिया, बेस लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अरे उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलोगे नहीं बोलोगे? यस सर। तो उसमें कौन सी हीट चेंज होगी, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल देते हैं उसे। तो ऐसे ही करते करते ना हमारे पास बहुत सारी टाइप की क्या बन जाती है, हीट बन जाती है। मान लो मान लो ये क्या नाम है, अदिति आई। अदिति ने देखा कि वो मिथेन गैस है CH4, तो इसने क्या करा, इनको तोड़ दिया, कार्बन के अलग बना दिए और हाइड्रोजन के 4 एटम अलग कर दिए। तो बताओ, इसने एटम को तोड़ दिया तो इसने इसका क्या नाम रखा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, मान लो एक बच्ची ने क्या करा, कॉपर सल्फेट लिया, उसके अंदर थोड़े से पानी डाल दिया, तो उसने 5H2 एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब उसने 5H2 एब्जॉर्ब कर लिया तो उसने उसको क्या नाम दे दिया, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि उसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसी मान लो तुमने हाइड्रोजन ऐड करवा दिया तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ऐसे ही बहुत सारी टाइप की एंथैल्पी हो सकती है अलग अलग प्रोसेस से, न्यूट्रलाइजेशन, फॉर्मेशन, कंबशन, सॉल्यूशन, एटमाइजेशन, आयनाइजेशन, इतनी सारी टाइप की हमारे पास क्या हो सकती है वो
इंथैल्पी बन सकती है। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर। तो अब देखो, मैंने तुम्हें शायद एक लैटिस इंथैल्पी बताई थी, कोई बता सकता है लैटिस इंथैल्पी क्या थी वो? हाँ सर, वो सर जो मिनिमम वो एनर्जी होती है सर इलेक्ट्रॉन को लूज करने में, सर ऐसी कोई होती है? नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज तो आयनाइजेशन होता है। कोई भी क्रिस्टल को तोड़ने के लिए, ये Na है, ये Cl है, NaCl जुड़े हुए हैं। अब अगर तुम्हें NaCl को तोड़ना है तो उसे हम बोलते हैं क्या? लैटिस एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक देयर क्रिस्टल लैटिस। समझ में आया? एक और बताओगे? हाँ 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 हाँ, Na ये है, Cl ये है, NaCl जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये NaCl ना आपस में क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है? ये NaCl क्रिस्टल ही तो होता है, नमक नहीं खाया कभी? क्या आपने नमक खाया है? ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या क्रिस्टल की शेप में। अब अगर तुम्हें इनके बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड को, तो यू नीड एनर्जी, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक देयर बॉन्ड, इनकी क्रिस्टल को तोड़ने के लिए बॉन्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, या बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी याद रहेगा सब बच्चों को? एंथैल्पी Yes, तो sir. हीट होती है, तो फिर इसमें भी लैटिस एंथैल्पी। क्या क्या फिर से बोलना एक बार? सर एंथैल्पी तो आपने बताया तो हीट चेंज होता है ना? हीट और एनर्जी एक ही बात तो है, तुमने एनर्जी दी ना उसको तोड़ने के लिए। अच्छा, अगर तुम उसे एनर्जी नहीं दोगे तो तोड़ोगे कैसे? यहाँ पे एनर्जी और हीट को हम एक ही मान के चलते हैं, एनर्जी के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है? एनर्जी तुम्हें लगानी पड़ेगी तभी तो ये सब चीजें होंगी, राइट? मान लो तुमने क्या करा, सॉलिड से लिक्विड बना दिया। सॉलिड से लिक्विड को बनाने के लिए हम फ्यूजन बोलते हैं, तो उसके लिए भी तुम्हें उसे हीट देनी पड़ेगी भाई। सॉलिड जैसे बर्फ है, बर्फ को तुम हीट देते हो तभी तो वो लिक्विड बनता है, तो तुमने हीट दी और वो लिक्विड बन गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एम आई राइट? अच्छा जरा बताना माइका, अगर मेरे पास है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, तो इसका क्या मीनिंग होगा? फिर वेपराइजेशन, लिक्विड से वेपर बनाना। हाँ वाटर से, हाँ ठीक है, हाँ, एक पानी है तुम्हारे पास, तुमने उसे गैस में डाल दिया, गैस तुमने ऑन कर दी, तो वो हीट ले रहा है पानी। हीट लेने के बाद फिर तुम्हारा सारा बदन काला हो गया, क्योंकि तुम कहीं और चली गई, 1 घंटे बाद आई, तो सारा का पानी बचा ही नहीं था उसके अंदर। क्यों? क्योंकि सारा का सारा एनर्जी लेके उड़ गया हवा में, राइट? यस सर। अच्छा ऐसे ही जरा मुझे बताओ आज था, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में यस, कन्वर्ट वेरी करना। गुड। तो इसका मतलब ये सब एंथैल्पी है, तो एंथैल्पी क्या बोलोगे? द चेंज इन हीट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, द चेंज इन हीट व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, द चेंज इन हीट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैस। तो हर चीज में 1 मोल लगा देना स्टैंडर्ड, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज गोइंग टू गेट फॉर्म, राइट? तो ये कुछ ऐसी तो जो मेरे पास एंथैल्पी चेंज है, तो वो एक ही टाइप का होता है या बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं अलग अलग प्रोसेस से? देखो फिर से सन्नाटा पसर सर गया। बहुत सारे ठीक है, तो 2-3 के एग्जांपल देना, बहुत सारे में से 2-3 का एग्जांपल दे दो कार्तिक। वेरी मतलब गुड। किस में एग्जांपल दूं, कौन से एंथैल्पी में सर? हाँ, एंथैल्पी कितने टाइप की हो सकती है? सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बाकी सर इतना याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, अभी मैंने इतने सारे प्रोसेस गिनाए थे। लैटिस एंथैल्पी, हाँ, लैटिस एंथैल्पी, कंबशन एंथैल्पी, ठीक है, एटोमाइजेशन, बॉन्ड, लैटिस एंथैल्पी, सब्लिमेशन, ठीक है, फ्यूजन, मेल्टिंग, ये सब चीजें बताया नहीं बताया? राइट पीपल? तो ये सब क्या होते हैं हमारे पास? तो ये सब हमारे पास क्या है, अलग अलग टाइप की, और इनकी डेफिनेशन भी क्या लिखवाई है मैंने? चेंज इन एनर्जी, a change in enthalpy when 1 mole of solid changes into liquid. Am I right everybody? ठीक है, अब बस मैं छोड़ रहा हूँ, 2 मिनट दो बस मुझे। मान लो तुम्हारे पास ना ये A है, A से लेकर मान लो B बन रहा है, तो तुम्हारे पास ये ना फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा H कुछ है, ठीक है? A से लेकर B बन रहा है, लेकिन अब मान लो तुमने ना एक दूसरा तरीका अपनाया, तुमने क्या बोला कि भाई A से B हमें डायरेक्ट नहीं जाना, ठीक है, हमें कुछ और तरीका अपनाना है। मान लो पहले तुमने A से C बनाया, तो उसके लिए क्या लगा? डेल्टा H1 लगा मान लो। फिर तुमने C से क्या बनाया? D बनाया, तो उसके लिए डेल्टा H2 लगा। फिर तुमने D से B बनाया, उसके लिए लगा डेल्टा H3। तो एक बच्चा आके कह रहा है, ये तो फॉर्मेशन है, एक बच्चे ने बोला डेल्टा HF इज इक्वल टू डेल्टा H1 डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। क्या ये बच्चा सही बोल रहा है? एक बच्चा डायरेक्टली दिल्ली से नैनीताल पहुंच गया अपनी फ्लाइट से, लेकिन माइका कह रही नहीं नहीं हम तो फ्लाइट से नहीं जाते हैं, हमें अनकंफर्टेबल सा होता है।
हम तो बस से जाते हैं भैया। तो ये बस से पहले गई नैनीताल सी, फिर ये नैनीताल से पता नहीं कहाँ पहुंच गई, कौन से स्टेशन पे, फिर उस स्टेशन से गई है फाइनली नैनीताल। तो बताओ पहुंची तो नैनीताल ही ना, अरे तो पहुंचे तो बी पे ही है। तो क्या जो ये टोटल था एच एफ इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो वहां पे पहुंचने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जो अलग तरीका है टोटल इज इक्वल टू जो डायरेक्ट तरीका है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हैसेस एक साइंटिस्ट है हैसेस, तो उसने हमको हैसियत नहीं हैसेस लॉ, तो हैसेस लॉ ने क्या बोला कि जो मेरे पास डायरेक्ट हीट होता है इट इज इक्वल टू जो इनडायरेक्ट तरीके से हम बना सकते हो। ठीक है भाई। तो अच्छा एक बात बताना, डेल्टा H2 और डेल्टा HF कौन ज्यादा होगा, डेल्टा H2 या डेल्टा HF? डेल्टा एच एफ। HF, क्योंकि वो सब तो छोटे छोटे मिलके बने हुए हैं ना, तो वो ज्यादा कैसे हो सकता है? एक बच्चा कह रहा नहीं हो सकता है, क्या पता माइनस में हो। हाँ तब हो सकता है, क्या पता उनमें से एक कुछ ज्यादा नेगेटिव हो जाए, क्योंकि हम तो टोटल की बात कर रहे हैं। तो अगर एक ज्यादा ही नेगेटिव हो जाएगा तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है भाई। तो ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया है, हैसेस ने। बाकी मैं इसके बारे में तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं थैंक यू नेक्स्ट सर। क्लास के अंदर। चलो बाय बाय, टेक केयर। देखो एक सेकंड रुक जाओ, कोई भागेगा नहीं। मुझे याद आ गया, मैंने आज कुछ बोला था। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू पीपल हैव 2 मिनट्स। जल्दी से जो इतना ही पढ़ा है जल्दी से रिवाइज करो। यस आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन। तुम लोगों को लग रहा है मैं जो भी बोलता हूँ वो तो जुमला निकल जाता है, ऐसा नहीं होगा हर बार क्या कभी होता ही नहीं है। सर मैं तो 9 से हूँ यहाँ पर। हाँ हाँ और कहाँ पर हो तुम, चेरी में हो गाजियाबाद में हो? हाँ सर अब तो चेरी में ही हूँ। अच्छा, क्या चल रहा है आजकल चेरी में? सर बस चल रहा है जैसे चल रहा है। तुम घर पे रहते हो या बाहर बाहर निकलते हो? सर अब जाने लगा, मतलब पिछले महीने से। अच्छा, क्या क्यों जाते हो बाहर? सर बैडमिंटन। अच्छा ठीक है। जिम विम? सर जिम नहीं जाता, एयर कंडीशनर रूम में बंद रहते हैं, इस वजह से थोड़ा अभी अवॉइड करता हूँ। अच्छा वरना तो सर जाने लगा तो फिर आपको पता ही है। और चेरी से बाहर जाते हो? सर चेरी से बाहर नहीं गया अभी तक भी, मतलब वैसे पापा मम्मी के साथ गया हूँ, वैसे नहीं गया। अच्छा ठीक है। और स्कूल में कैसे चल रहा है सब, स्कूल में कौन सा चल रहा है? सर स्कूल में NLM ही चल रहा है, NLM? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अरे यार अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और ये वाला केमिस्ट्री में क्या चल रहा है? सर इसमें थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो गया शायद। तो यहाँ पे बोलते ना टी चल रहा है इसमें, टी का मतलब क्या, थर्मोडायनेमिक्स ठीक है। और अच्छा फिर तो ठीक है। मैथ में कितने चैप्टर हो गए तुम लोगों को? मैंने सुना है काफी अच्छा चल रहा है सिलेबस। मैथ में तो थोड़ा आगे चलता है सर। मैथ्स में बड़ा फास्ट कराते हैं सर। सर हाँ उसमें सही है। होते हैं ना मैंने सुना है मैथ्स में 2 क्वेश्चन कराते हैं तो सब चैप्टर खत्म ही हो जाता है एक तरह से, मतलब बाकी सब अपने आप करो, ऐसा होता है क्या? मैंने सुना नहीं है सर, ऐसा। क्लास में भी होते हैं, भर भर के होते हैं। अच्छा पता नहीं फिर ऐसे कैसे सिलेबस भाग रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे तो साइंस में तो ये ना कॉन्सेप्ट समझाओ, न्यूमेरिकल करो, इतना कुछ होता है। उसमें क्या होता है, बस न्यूमेरिकल करो, प्लस माइनस सिखाओ। प्लस माइनस तो एक बार तुमने सीख ही लिया है, बार बार वही चीज सिखानी है। बताओ सच सच बताना अपने दिल पे हाथ रख के, सब में प्लस माइनस नहीं है? सर प्लस सब को में इधर लाओ और प्लस फिर उधर माइनस के होता माइनस ना, ले तो सर जाओ सर 10th में पढ़ता भी नहीं सर मैं इसे। अबे वही बात है, ठीक है कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं लेकिन सब में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही होता है। ठीक है सर नहीं, चलो वो भी लगता है बोर्ड मास। ठीक है। हाँ वेरी गुड, शाबाश बदमाश। ठीक है चलो चलो भाई आज के लिए इतना ही, फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।